नमस्कार दोस्तों, स्वाभिमान के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। अब तक हम लोगों ने भारत के संविधान सभा के गठन से संबंधित बहुत सारी बातें कर ली है। जैसे कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, कितने सदस्य प्रांत से आने थे और कितने सदस्य आपको देशी रियासत से आने थे, उन सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होना था जो प्रांत से आने थे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने निर्वाचन की पद्धति जाना था। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, चुनाव हुआ था। और ये कैसा था, ये एक इनडायरेक्ट चुनाव था। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पिछला वीडियोज़ नहीं देखा है, तो जाकर के थोड़ा पिछले वीडियोज़ को भी थोड़ा सा खंगाल करके देखें। और आज हम लोग बात करेंगे आगे, एक छोटा सा टॉपिक है। अब ज़्यादा इसमें बातें रही नहीं हैं। आज हम लोग बात करेंगे संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं। अब क्योंकि अब गठन हो गया, चुनाव हो गया, परिणाम आ गए, तो अब होगा क्या, अब बैठक होगी संविधान सभा के सदस्यों की। तो इसमें सबसे पहला बैठक की बात करते हैं, फर्स्ट बैठक, प्रथम बैठक। संविधान सभा के प्रथम बैठक की बात करते हैं। तो प्रथम बैठक कब होती है, ये डेट आपका है 9 दिसंबर 1946। यस, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। ठीक है, ये डेट याद होना चाहिए, 9 दिसंबर 1946। अब इस बैठक में हुआ क्या क्या, ये हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। इन बैठक से संबंधित कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। अब ये चैप्टर लगभग क्लोज पर है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है और वही छोटी छोटी महीन महीन बातें एग्ज़ाम में आती है। चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो, छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो या बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, बहुत महीन महीन क्वेश्चन आता है इसमें से और लोग चूक जाते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हम लोग को काफ़ी बारीकी से अध्ययन करना है। तो इस फर्स्ट बैठक में क्या क्या बातें हुई, सबसे पहली बात तो याद रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। अध्यक्ष का चुनाव, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब एक बात उठ करके आता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों नियुक्त किया गया, क्या इनका निर्वाचन हुआ था? नहीं, निर्वाचन नहीं हुआ था। एक्चुअली ये संविधान सभा के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, ओल्डेस्ट पर्सन थे संविधान सभा के। तो एक रिस्पेक्ट के तहत इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। एक्चुअली जो फ्रांस में ऐसी परंपरा चल रही थी कि जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। तो उसी परंपरा को या उसी से प्रेरित होकर हमारी संविधान सभा ने भी सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये सुझाव किसने दिया था, तो सुझाव देने वाले थे संविधान सभा के ही एक मेंबर थे, जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। तो उनके सुझाव पर, जे.बी. कृपलानी के सुझाव पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। जे.बी. कृपलानी से संबंधित एक बात और याद रखेंगे, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था जिस समय, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी ही थे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, इसलिए इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट इसमें हो गया आपको सच्चिदानंद सिन्हा से संबंधित। किसने सुझाव दिया था, तो जे.बी. कृपलानी ने। ये परंपरा या ये बातें कहाँ से प्रेरित है, तो फ्रांस से। कैसी बातें, ओल्डेस्ट पर्सन को एक रिस्पेक्ट के तौर पर
अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करने वाली बात। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। इसमें ध्यान देंगे, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 73 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और उस समय स्थिति परिस्थिति उस समय तक ऐसी बन गई थी कि मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान की मांग को काफ़ी मुखर कर दिया था, है ना। इसीलिए इन मुस्लिम लीग ने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया कि हमें संविधान सभा से कोई मतलब नहीं है, बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग का कहना था कि मुझे केवल और केवल पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, कुल कितने सदस्य उपस्थित थे पहली बैठक में? कुल उपस्थित सदस्य, कुल उपस्थित सदस्य कितने थे? तो 211, 211 इतने सदस्य उपस्थित थे। अब देखिए टोटल कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी संविधान सभा में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत? 389 टोटल थे। इसमें से जो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, यानी कि मान के चलिए 73 लोगों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, तो कितने बच गए? 316। तो 316 लोग को आना चाहिए था फर्स्ट बैठक में, या 316 नहीं भी तो रफली 300 रखिए, लेकिन अभी भी कितने आ रहे हैं? 211 लोग ही केवल प्रेजेंट हैं। संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है, एक ऐतिहासिक पल है हमारे देश के लिए, लेकिन फिर भी केवल और केवल 211 लोग ही प्रेजेंट हो रहे हैं। और एक मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया है, और साथ में एक वर्ग और भी है जो बहिष्कार कर रहा है। कम से कम हमारे पास 316 नहीं भी तो रफली 300 लोग प्रेजेंट होने चाहिए थे मुस्लिम लीग को छोड़ करके, लेकिन हो रहे हैं केवल 211। मान लिया 316 में से 211 घटा दीजिए 50, तो ये अभी भी 105 लोग एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। तो ये इतना बड़ा वर्ग कौन है जो अभी भी उपस्थित चल रहा है? तो याद रखेंगे, जो देशी रियासत थे, देशी रियासत से कितने लोग आने थे? देशी रियासत से हमें पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से पढ़ा, काफ़ी बार पढ़ा है, 93 मेंबर्स आने थे देशी रियासत से। और इन देशी रियासतों ने क्या किया, अपने अपने मेंबर एक एक मेंबर को मनोनीत करके, नॉमिनेट करके भेजना था। इन लोगों ने अपने अपने मेंबर नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? तो भाई देशी रियासत यानी कि वहाँ पर राजा लोगों का शासन चल रहा है, राजा का, नवाब का। राजा को संविधान की क्या ज़रूरत है? राजा खुद ही संविधान है अपने जगह, अपने एरिया में वही संविधान है, वही कानून है, वही न्यायाधीश है, सब तो वही है। तो उसको संविधान से क्या मतलब है? इसलिए उन लोगों ने अपने अपने सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजे। इसीलिए केवल और केवल कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं पहली बैठक में? केवल और केवल 211। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? 3-4 बातें इसमें हैं। उसके बाद एक बात और इसमें याद रखेंगे, कुल कितनी महिलाएं उपस्थित थी? कुल कितनी महिलाएं उपस्थित थी? तो 9 महिलाएं उपस्थित थी। कब? प्रथम बैठक में। अब कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखेगा 15 महिलाएं, कभी कहीं पर 9 महिलाएं, कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है। तो एकदम क्लियर समझिए कि संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या थी 15। टोटल महिलाएं हैं 15, और 15 में कितनी आ रही हैं? 9 आ रही हैं। हम कह सकते हैं कि 9/15। कुल 15 हैं, 15 में से 9 महिलाएं क्या हैं? प्रथम बैठक में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एकमात्र संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम सदस्य थी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी।
तो ये कुछ प्रथम बैठक की बात है, 3-4 पॉइंट है, बस इतना ही याद रखना है। एक तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, कहाँ से प्रेरित था ये कंसेप्ट कि ओल्डेस्ट पर्सन को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, तो फ्रांस से। किसके सुझाव पर? जेबी कृपलानी के सुझाव पर। जेबी कृपलानी के संदर्भ में एक बात और याद रखनी है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। उसके बाद मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, साथ में देशी रियासतों ने भी बहिष्कार किया। और कुल कितने लोग प्रेजेंट थे फर्स्ट बैठक में? 211 लोग। महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में कितने प्रेजेंट थी? आपको 9 लोग। और टोटल कितनी महिलाएं थी? तो 15 लोग। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल। ये सारा महीन महीन क्वेश्चन सारे एग्जाम में, बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम में और बड़े अच्छे लेवल के एग्जाम में भी बीपीएससी तक में आया हुआ है, तो इन सारी बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे आप। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेकंड बैठक की ओर। ये प्रथम बैठक था, तो इस स्लाइड को मिटा रहे हैं और बढ़ते हैं द्वितीय सेकंड बैठक की ओर। अगर बात करते हैं द्वितीय बैठक की, अब नेक्स्ट हमारा सेकंड बैठक हम लोग को पढ़ना है। अब ये दूसरा, सबसे पहली बात तो सेकंड जो बैठक है वो हुआ था कब, उसकी तारीख क्या है? तो पहला था 9, दूसरा होगा अब 11, एक गैप कर देना है। 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इसके संदर्भ में 2-3 बातें फिर से याद रखनी है आपको। पहली बात तो अध्यक्ष का चुनाव होता है। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, द्वितीय बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। कौन चुने जाते हैं हम सभी को अच्छी तरीके से पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन से बैठक में? सेकंड बैठक में। ये एक बात याद रखनी है। दूसरी बात, ये अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं। एक उपाध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तो H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कोमर मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कोमर मुखर्जी। कोमर इस तरीके से लिखते हैं। राजेंद्र प्रसाद तो सभी को याद होता है अध्यक्ष, लेकिन उपाध्यक्ष भी याद रखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में हमेशा सेम क्वेश्चन कितनी बार आएगा कि अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। ये बच्चे को पता हो गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये याद तो पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने की संभावना बहुत कम है एग्जाम में। नेक्स्ट याद क्या रखना है, उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। ये भी क्या हुए थे? इसी बैठक में चुने गए थे। आपको एक बात और याद रखना है कि हमारे संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। एक का चुनाव तो सेकंड बैठक में हुआ था, H.C. मुखर्जी का। एक और उपाध्यक्ष थे, इन्हें नोट में देकर के याद रख लीजिए। एक और उपाध्यक्ष थे V.T. कृष्णामाचारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। एक तो H.C. मुखर्जी, जिनका निर्वाचन इस दिन हुआ था, और दूसरे थे V.T. कृष्णामाचारी। इनका निर्वाचन आज नहीं होता है, बाद में होता है, लेकिन हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि बाद में बहुत अधिक बैठकें नहीं पढ़नी हम लोग को, बस स्टार्टिंग के 3-4 बैठकें पढ़नी है। और क्या हुआ था इस दिन तो याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की जाती है।
संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की जाती है। कौन नियुक्त किए गए थे संवैधानिक सलाहकार? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, B.N. राव, डॉक्टर B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव। अब ये संवैधानिक सलाहकार क्या है? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे संविधान सभा में तो ऑलरेडी बहुत सारे संविधान के जानकार लोग थे, B.R. अम्बेडकर जैसे लोग थे, पटेल थे, नेहरू थे, तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है? तो अब थोड़ा सोचिए, संविधान सभा में क्या गारंटी था कि B.R. अम्बेडकर और पटेल जैसे लोग चुनाव लड़ेंगे ही? कोई गारंटी नहीं था। लड़ेंगे तो जीत करके आ ही जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। तो इसलिए एक संवैधानिक सलाहकार का पद भी संविधान सभा में रखा गया था, कैबिनेट मिशन के तहत ही। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं सेकंड बैठक के से संबंधित। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया जाता है। यह भी बहुत अनुभवी और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। भारतीय सिविल सेवा से रिटायर्ड व्यक्ति थे ये, और काफ़ी जानकार थे, काफ़ी अनुभवी थे इस मामले के, संवैधानिक मामले के। तो ये तो हो गई सेकंड बैठक की कुछ बातें। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड बैठक। बस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। बात करते हैं थर्ड बैठक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्ड बैठक। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड बैठक। थर्ड बैठक का डेट फिर से वही सेम कंसेप्ट, एक दिन गैप कर देना है। पहला 9, दूसरा 11, तीसरा 13, 9, 11 एंड 13। तो 13 दिसंबर 1946। इसमें बस हम लोग को एक बात याद रखनी है, बस एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। इसमें हमें ये याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है थर्ड बैठक में। नेहरू के द्वारा किसने क्या किया था? पेश किया था, यानी कि प्रस्तुत किया था। अब ये बात तो याद रखना ही है, थर्ड बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कई बार एग्जाम में आता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया संविधान सभा में। आपके ऑप्शन में अगर आप पहले ही ऑप्शन रहेगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके मन में आएगा कि B.R. अम्बेडकर संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, तो आप चांस ले लेंगे इन लोगों में से किसी को। लेकिन आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव है क्या? तो सपोज हम लोग ही, आप लोग ही कुछ काम करते हैं, मान लिया पढ़ने के लिए ही आप बैठते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव फिक्स करके बैठते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई कोई भी बुक सामने में मिला और उलट करके पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अपना एक ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं, अपना एक रोड मैप, एक ब्लू प्रिंट फिक्स करते हैं कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है या हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ना है तो एंशिएंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है या मॉडर्न पढ़ना है या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। तो ये सब डिसाइड करके एक ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हैं? अपनी बुक निकालते हैं या अपना नोटबुक निकालते हैं। उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में भी ये बातें लिखी हुई थी कि संविधान सभा जो संविधान के निर्माण के लिए बैठी है, उसका उद्देश्य क्या है, वो कैसा संविधान बनाना चाहती है,
क्योंकि देश विश्व भर में, दुनिया भर में बहुत तरह के संविधान विकसित हो चुके थे उस समय, बहुत सारे प्रावधान अलग अलग देशों में चल रहे थे। लेकिन हमारे देश का संविधान का नेचर कैसा होगा, हमारे देश के संविधान की प्रकृति कैसी होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, और फिर संविधान के आधार पर बाद में जो सरकार बनेगी, सरकार का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें कहाँ से समझ में आती है, उद्देश्य प्रस्ताव से। उसी दिन क्या था, हमारे संविधान का समझ लीजिए कि एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर आज हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में एक प्रस्तावना भी लिखी हुई है। हम लोग आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर प्रस्तावना का ही होगा। तो वो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना मेनली ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही निचोड़ है, सारांश है। और प्रस्तावना पढ़ रहेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लोकतंत्र की बात कही गई है, यानी कि हमारा देश क्या होगा, लोकतंत्र होगा। हमारे देश की सरकार कैसी होगी, लोकतंत्रात्मक तरीके से चुनी जाएगी। और क्या बात कही गई उसमें, गणतंत्र की बात कही गई है, यानी कि हमारा देश क्या होगा, गणतंत्र होगा। यानी कि हमारे देश के जो प्रथम व्यक्ति हैं, जो संवैधानिक प्रधान हैं, उनका भी क्या होगा, चुनाव होगा। वो किसी वंश के आधार पर नहीं रहेंगे। अगर आप ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, लेकिन ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की जो रानी है ना, वो आज भी वंश के आधार पर ही है। तो हमारा देश लोकतंत्र होगा, गणतंत्र होगा। हम अपनी जनता को क्या क्या न्याय देंगे, क्या क्या स्वतंत्रता देंगे, ये सारी बातें इस दिन फिक्स की गई थी। एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया था संविधान का, एक एम डिसाइड कर दिया गया था कि हम अपने देश का संविधान किस तरीके से कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, और उद्देश्य प्रस्ताव का ही निचोड़ या सारांश कहाँ दिखता है हमें, ये कहीं संविधान में नहीं दिखेगा आपको। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर तो आप संविधान बनाना है, इसलिए ये आपको कहीं संविधान में नहीं दिखेगा। हाँ, इतना जरूर है कि इसका एक सारांश कह लीजिए या इसका एक जिस्ट कह लीजिए, वो आपको कहाँ दिखेगा, हमें कहाँ दिखता है, प्रस्तावना में दिखता है। संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल में, तब आपको बात समझ में आएगी कि किस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। ठीक है, ये हो गई तीसरे बैठक की बात। तो तीसरे बैठक में बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे अधिक नहीं पढ़ना हमें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ बातें आंकड़ा से संबंधित है। कितनी महिलाएं थीं, टोटल कितने लोग थे, अध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष कौन बने, और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, एक फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। पहला बैठक कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। उसके बाद फिर संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। ये बात हो गई बैठकें की। अब ध्यान रखेंगे हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। एक बात और ध्यान रखना है, ये मैंने क्या कहा, प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था, यानी कि संविधान सभा में रखे गए थे, लेकिन ये पास नहीं हुआ था। ये पास कब होता है, तो ये पास किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, रखे गए थे संविधान सभा में ला करके, और पढ़ करके सुनाए गए थे। लेकिन उसमें क्या होगा, उसे स्वीकार भी तो करना है कि हाँ सब लोग, नेहरू ने तो रखा, लेकिन सब लोग की सहमति भी तो आवश्यक ज़रूरी है ना। संविधान सभा में तो सारे लोग में सारे मेंबर थे, तो सारी सहमति का मतलब उसे पास किया जाना। तो पास कब किया गया, यानी कि पारित कब किया जाता है, तो पारित किया जाता है 22 जनवरी 1947 को, है ना। सर्वसम्मति से पारित कर लिया जाता है, यानी कि इसमें कोई किसी तरह का विरोधाभास नहीं होता है, सर्वसम्मति से, यूनानिमसली। अब एक प्रश्न आ रहा होगा कि इतना देर क्यों, 23 दिसंबर 22 जनवरी, लगभग एक माह से भी अधिक का समय गुजर गया है। तो हमने पहली बैठक में क्या पढ़ा था कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार किया। और उस समय मुस्लिम लीग क्या थी, सेकंड सबसे बड़ी पार्टी थी। 208 सीट थे कांग्रेस के पास, और 73 सीट से कौन थे, मुस्लिम लीग के लोग थे। तो सेकंड
सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण मुस्लिम लीग के इंतज़ार में इतना थोड़ा डिले हुआ कि मुस्लिम लीग के लोग भी आ जाएं, वो भी अपनी कुछ बात रखें कि इसमें क्या, इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या ऐड करना है या क्या माइनस करना है, जोड़ घटा ताकि वो भी आप आकर के अपनी बात रखें और उनकी सहमति से भी क्या हो, ये पारित हो। लेकिन उनकी मांग कुछ और ही चल रही थी, मांग काफ़ी प्रखर मुखर हो गई थी पाकिस्तान को लेकर के। इसीलिए मुस्लिम लीग के सदस्य सभा को बहिष्कार करते हैं और अंततः क्या किया जाता है, बाकी लोगों के द्वारा ही 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, 47 तक आ गए, यानी कि इसी साल हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, और हमारे देश का साथ में क्या हुआ था, बंटवारा भी हो गया था। अब हमने पहले क्लास में बताया था स्टार्टिंग में ही कि जैसे ही बंटवारा होगा देश का, माउंटबेटन प्लान के तहत, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत भारत का विभाजन होता है। और जैसे ही भारत का विभाजन होगा तब जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 389 की संख्या निर्धारित की गई थी, ये संख्या अब क्या होगी, चेंज होगी, पुनर्गठन किया जाएगा संविधान सभा का। तो अब संख्या क्या होगी, जैसे ही माउंटबेटन प्लान के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में चेंजिंग आएगा, सभा का पुनर्गठन किया जाएगा। तो इसमें चेंजिंग किस तरीके से आता है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 389 की संख्या थी, 389 की संख्या थी। फिर जैसे विभाजन होता है माउंटबेटन प्लान के तहत, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देश को आज़ादी मिलती है, और फिर क्या होता है, और साथ में देश का बंटवारा भी होता है। तो अब सदस्यों की संख्या क्या होगी, चेंज होगा, घटेगा ऑब्वियसली। अब लोग में सबसे बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग करते क्या हैं कि पहले थी 389 सदस्यों की संख्या, पाकिस्तान बन रहा है, और मुस्लिम लीग की मांग थी पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान की मांग कौन लोग कर रहे थे, मुस्लिम लीग ही कर रहे थे। तो लोग करते क्या हैं, इसमें से 73 जो मुस्लिम लीग के सदस्य उन्हें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत थिंकिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही गलत है, ऐसे नहीं करना है। देखिए क्या करना है मेनली, सपोज ये हमारा भारत का नक्शा है, मैप, ठीक है। यहाँ पर ये पाकिस्तान बना, और ये भी एरिया क्या था, पाकिस्तान का था, बांग्लादेश जो अभी है। तो स्टार्टिंग में जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो 389 लोग हैं वो पूरे से हैं, सारे लोगों से, इधर से भी हैं, यहाँ से भी हैं, ये इस एरिया से भी हैं, इधर से भी हैं, ठीक है। अब जैसे विभाजन होगा तो जो सीटें इस एरिया में है और जो सीटें इस एरिया में है, जो सीट 1 और 2 यानी कि पाकिस्तान और अभी का जो बांग्लादेश, उस समय ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो इस दोनों एरिया में जितने सीटें थी संविधान सभा में, वो सीटें क्या होगी, अब भारत के संविधान सभा से हटा दी जाएगी। डायरेक्ट मुस्लिम लीग को नहीं हटा देना है। इन सीटों में एक उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत भी है, बहुत सारे यहाँ पर राज्य रजवाड़े भी हैं, प्रिंसली स्टेट भी हैं, तो प्रिंसली स्टेट भी हटेगा। जो प्रांत से जो 296 मेंबर, एक यहाँ पे कौन सा है प्रांत है जो अभी पाकिस्तान में चला गया है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, वहाँ से जो मेंबर आए थे वो भी क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। जो इस एरिया में देसी रियासत के मेंबर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बस मुस्लिम लीग के सदस्य को छाट देना है। मान लिया कोई मुस्लिम लीग के सदस्य, सपोज यहाँ पर असम है, असम में सपोज ये एक सीट है
असम में सपोज ये एक सीट है, यहाँ से सपोज मुस्लिम लीग के एक सदस्य चुन करके संविधान सभा में पहले थे स्टार्टिंग में। अब जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, तो ये असम तो पाकिस्तान में नहीं गया, असम पाकिस्तान में नहीं गया, तो ये जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं या ये जो मुस्लिम लीग की सीट है ये पाकिस्तान में नहीं जाएगी। आपको पता होना चाहिए असम से एक मेंबर थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन फिर भी सैयद मोहम्मद सादुल्ला अंत समय तक कहाँ पर रहे, भारत की संविधान सभा में रहे, क्योंकि उनकी सीट जो है पाकिस्तान में नहीं जा रही है। इसलिए मुस्लिम लीग के सदस्य होते हुए भी कहाँ के मेंबर रहे, भारत की संविधान सभा के मेंबर रहे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट नहीं करना है कि डायरेक्ट मुस्लिम लीग के 73 मेंबर को छांट देना है। छांटेंगे किसे? जो इस एरिया से मेंबर हैं, इस एरिया से, चाहे वो कांग्रेस के होंगे तो उसे भी छांटना है, अगर मुस्लिम लीग के होंगे उसे भी छांटना है, और जो देसी रियासत के मेंबर होंगे उन्हें भी छांट देना है। ठीक है, आई थिंक ये बातें अब समझ में आ रही होगी। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर थे कितने मेंबर, कितने विभाजन के बाद कितने मेंबर हो गए थे? तो याद रखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसे हम लोग कैबिनेट मिशन प्लान भी कहते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान नहीं, माउंटबेटन प्लान के तहत जो हमारे देश की टोटल संविधान सभा की संख्या हो गई थी, संविधान सभा की विभाजन के बाद टोटल कितनी हो गई थी? याद रखेंगे 299, ये ध्यान रखना है। विभाजन के बाद टोटल कितनी सीट हो गई थी? 299। इसमें आपको 70 थे प्रिंसली स्टेट से और 229 थे आपको प्रांतों से। अब देखिए, पहले प्रिंसली स्टेट से आने थे 93 मेंबर, अब हो गए 70 मेंबर, मीन्स 23 प्रिंसली स्टेट के मेंबर भी क्या हो गए? माइनस हो गए। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट के मेंबर कहाँ से आने थे? वो इस एरिया से या इस एरिया से आने थे। यहाँ पर भी बहुत सारी देशी रियासतें थीं, यहाँ पर भी बहुत सारी देशी रियासतें थीं। तो इस तरीके से बात को समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं निकल जाना है, तो फिर आप फंस जाइएगा। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें क्या करना पड़ता है? एलिमिनेशन करना पड़ता है, और एलिमिनेशन तभी काम करता है जब बात को थोड़ा आप गहराई से समझ पाएंगे। ऊपर ऊपर पढ़ के निकलने से क्या होगा? फिर मामला फंसने लगेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया आज? पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, और विभाजन के बाद जो संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद पुनर्गठन के बाद कितनी सीटें भारत के संविधान सभा में बची थी? ये भारत की संविधान सभा विभाजन के बाद कुल कितने सीट हैं? तो कुल 299 सीटें थी, 299, जिसमें 229 थे कहाँ से? प्रांत से, और ये थी देशी रियासत। ठीक है, अब हमें लगता है कि अब सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हमें लगता है कि आज का टॉपिक काफ़ी लंबा भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास करेंगे कल, और कल जो हम लोग मेनली पढ़ेंगे कुछ समितियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।